सेमिनार सेशन जो है पहला, वो उसका जो थीम है वो गदर मूवमेंट है। आप सब हिस्ट्री पढ़ चुके हैं स्कूल में, कॉलेज में, और जानते हैं गदर मूवमेंट की क्या सिग्निफिकेंस थी हमारे ओवरऑल स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में। तो हम गदर मूवमेंट, ओवरऑल गदर मूवमेंट, पर्टिकुलर रेलेवेंस टू पंजाब में आज बातचीत करेंगे। इस सेमिनार को चेयर कर रहे हैं हमारे लिए श्री प्रदीप साहनी जी। तो मेरा निवेदन है प्रोफेसर प्रदीप साहनी जी से कि आप सर आके आप मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर प्रदीप साहनी। और इस गदर मूवमेंट सेशन के स्पीकर हैं प्रोफेसर हरीश पुरी जी। दोनों प्रदीप साहनी जी और हरीश पुरी जी चंडीगढ़ निवासी हैं, बहुत ही ख्याति प्राप्त वक्ता प्रवक्ता हैं, और आप इनकी बात अभी सुनेंगे। गदर मूवमेंट पर प्रोफेसर हरीश पुरी जी बोलेंगे, जो बहुत ही सशक्त प्रवक्ता और आपके चंडीगढ़ शहर से हैं। इसको चेयर कर रहे हैं श्री प्रदीप साहनी जी, जो वो भी सर चंडीगढ़ से ही हैं। और इस प्रदीप पुरी जी बोल लेंगे, उसके बाद हम लेसर नोन क्रांतिकारी पर एक मॉड्यूल करेंगे, उसको भी हमारे लिए निवेदन पर श्री प्रदीप साहनी जी ही चेयर करेंगे। तो अपना चेयर का जो समरी टॉक है वो प्रदीप सर जो है वो दोनों सेशन के, मर्ज सेशन के प्रवक्ताओं के बोलने के बाद करेंगे। तो मैं अब अनुरोध करती हूँ आप सबसे कि मोबाइल फ़ोन प्लीज़ साइलेंट पे रख दीजिएगा। बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों का जमावड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत आपके लिए प्रेरणादायक बातें यहाँ होने वाली हैं। उसको सुनने के लिए मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे रहना आवश्यक है, तो सब साइलेंट पे रख लें। और नाउ आई हैंड ओवर द डायस टू बोथ ऑफ देम एंड रिक्वेस्ट प्रोफेसर हरीश पुरी जी। पहले मैं छोटा सा उनका एक परिचय आपको दे दूँ, हालांकि चंडीगढ़ निवासी हैं। और प्रोफेसर प्रदीप साहनी जी जो हैं वो भी चंडीगढ़ निवासी हैं। एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमए इन पॉलिटिकल साइंस, ये उनका एकेडमिक बैकग्राउंड है। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 40 साल से भी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस प्रदीप साहनी सर का रहा है। और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और उस पर कई प्रोजेक्ट सर के हैं, और 10 किताबें लिखी हुई हैं, जो एडिटिंग और पब्लिकेशन में भी उनका सहयोग रहा है। और वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पब्लिक पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक्सपर्ट हैं और स्टूडेंट भी रहे हैं। बहुत सारे प्रेस्टिजियस पोजीशंस उन्होंने होल्ड किए हैं, इग्नू में भी। और उन्होंने शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल असाइनमेंट्स कई की हैं, सेवरल, देश के बाहर, और चंडीगढ़ में अब वो रहते हैं। और पंजाब फ्रीडम मूवमेंट पर उनका ख़ास उनकी दिलचस्पी है, और इसलिए हमसे निवेदन किया कि ये चेयर करें वो सेमिनार, ये सेशन। और इस सेशन गदर मूवमेंट के जो वक्ता हैं वो हैं स्पीकर प्रोफेसर हरीश पुरी जी, वो चंडीगढ़ से हैं। रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ही वाज हेड ऑफ BR Ambedkar University and chair Guru Nanak Dev University Amritsar also. He has been a Fulbright scholar and Hayes Senior Fellow also at University of California Berkeley, जो गदर मूवमेंट की लिटरली सीट रहा है अपने समय में। और वो शास्त्री इंडो कनेडियन चैम्बर के भी सीनियर फेलो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में भी उन्होंने कार्य किया है। एडिटर हैं पंजाब जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स के। 1987 से 97 तक उन्होंने एडिट किया है इस जर्नल को, पंजाब जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स को। कई किताबें पब्लिश की हैं प्रोफेसर हरीश पुरी जी ने, जिसमें से लेटर्स ऑफ उधम सिंह एडिटेड जॉइंटली विद JS गरेवाल जी बहुत बहुत मशहूर है। और गदर मूवमेंट की आइडियोलॉजी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रैटेजी, उस पर भी उनकी किताब है GND यूनिवर्सिटी प्रेस से। तो इस चेयर को वो हमारे निवेदन पर चेयर करें, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 130 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स और पॉपुलर आर्टिकल्स प्रोफेसर हरीश पुरी जी के देश विदेश के बहुत पत्रिकाओं में निकल चुके हैं। और कई इंटरनेशनल सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस में भी सर को बोलने के लिए बुलाया जाता है। वो आपके चंडीगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के भी आन बान और शान है। एंड सो इज सर प्रदीप साहनी जी। तो ये दोनों दिग्गजों के हवाले में मंच करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर हरीश पुरी जी को कि वो गदर मूवमेंट पर अपनी बात रखें। सर। अध्यक्ष महोदय,
मैडम कुमुद दीवान जी, आपका जो ये कुमुद दीवान फाउंडेशन है और संस्कृति जो मंत्रालय है और प्राचीन कला केंद्र के मैडम शोभा जी, जिनकी बहुत मन में श्रद्धा है इनके लिए, और साथियों, मुझे गदर आंदोलन के ऊपर बोलने के लिए कहा है, और क्योंकि अब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसमें स्थान स्थान पर, जगह जगह पर इस तरह के भाषण करवाए जा रहे हैं, कुछ सेमिनार हो रहे हैं कि आज़ादी के इस संग्राम में किस तरह के आंदोलन हुए, किन किन का भाग था। और जैसे प्रोफेसर कपिल कुमार जी ने सुबह जिक्र किया, ख़ास करके जो इनकलाबी धाराएं थी, आंदोलन थे, उनका चर्चा हमारे इतिहास में कम हुआ है। ये कोई ख़ास नई बात नहीं है। सरकारें, रजीम्स दुनिया भर में उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं कि रिसर्च किस तरह की होगी, किताबें किस तरह की लिखी जाएंगी। बाकी काफ़ी कुछ डिपेंड ये करता है कि उस वक़्त के जो सारे हिस्टोरियंस हैं और टीचर्स हैं, उनकी प्रेफरेंसेस किस तरह की रही हैं। तो ये जो इतिहास लिखने वाला काम है, ये एक निरंतर चलने वाला काम है। ये किसी समय पर ये नहीं कहा जा सकता कि किसी ने कोई बिल्कुल डेफिनेट किस्म की फाइनल ऑब्जर्वेशन दे दी है। फाइनलिटी हिस्ट्री में होती ही नहीं है, और लगातार हर समय में नए नज़रिए, नए प्रकार का कॉन्टेक्स्ट पैदा होता है, और उसमें जो पुरानी धारणाएं भी हैं उन पर खोज की जाती है, उन पर किंतु किया जाता है, पड़चोल होती है, और नए सिरे से नई प्रकार की जो सूझ है, समझ है, वो पैदा होती है। इसमें सिर्फ ये मानना गलत होगा कि किसी के बहुत बड़े स्वार्थ को हमने कोई नंगा कर दिया। हर एक युग में हर एक अलग अलग किस्म के नज़रिए होते हैं। जिस माहौल में आदमी पला होता है, उस तरह का नज़रिया कई बार बन जाता है, और किस तरह के मटेरियल आपको अवेलेबल थे उसका बड़ा असर होता है। तो बहुत अच्छी बातें कपिल कुमार जी ने आज रेज़ की हैं, और मेरा ख्याल है, मैंने कहा इनको कि हमारी बातचीत इस पर होती रहेगी और नोक झोंक होती रहेगी। लेकिन बहुत अच्छा किया कि ये जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, ये बहुत वैलिड किस्म के सवाल हैं, और ये निरंतर चलते रहेंगे। जो आने वाले इतिहासकार हैं वो हमारे ऊपर किंतु करेंगे और नई चीज़ें खोजेंगे, और ये काम निरंतर चलना चाहिए और चलता रहेगा। आज जो मैं गदर आंदोलन पे बात करने वाला हूँ, मुझे जो यहाँ पे एहसास हो रहा है कि मुझे बहुत प्रिलिमिनरी किस्म की बात करनी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को गदर आंदोलन के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होगा। तो गहराई में जाने का यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। मैं ये बता दूँ कि ये जो शब्द गदर है, एक्चुअली ये है तो अरेबिक वर्ड। अंग्रेज़ों ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया म्यूटनी, जब किसी फ़ौज के फ़ौजी सिपाही अपने अफसरों के ख़िलाफ़ ही विद्रोह कर दें। आमतौर पे गिना जाता है कि जितनी वफ़ादारी, लॉयल्टी फ़ौज में होती है, कहीं और नहीं होती। और अगर फ़ौज में ये वफ़ादारी ख़त्म हो जाए और विद्रोह हो जाए, और वो सिपाही अपने ही अफसरों के ख़िलाफ़ बंदूकें तान लें, तो उसको अंग्रेज़ों ने कहा म्यूटिनी। और जब भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया तो उसको कहा गया गदर। गदर का मतलब था विद्रोह, फौजी विद्रोह। 1857 में हिंदुस्तान में इस तरह का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। एक्चुअली माना यह जाता है कि शायद संसार के इतिहास में किसी भी देश में साम्राज्यवाद के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह नहीं हुआ।
शायद इस पर भी खोज होगी अभी, हो सकता है कल को कोई आने वाला कहे कि नहीं जी कहीं और हुआ था, पर मेरी निगाह में आज तक नहीं है ऐसा। उस वक़्त वैसे प्रेसिडेंसीज थी हमारे यहाँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों की बात है जब ये अंग्रेज़ों का राज हिंदुस्तान में उस तरह से कायम नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें होती थी और तीनों प्रेसिडेंसीज की अलग अलग थी, और ये बंगाल प्रेसिडेंसी के लोगों का विद्रोह था और था काफ़ी बड़ा। तो ये जो विद्रोह है इसकी कहानी ने हमेशा हमें इंस्पायर किया, क्योंकि उस विद्रोह में जो सिपाही थे बहुत बड़ी गिनती में, उन्होंने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ सिर्फ जिहाद ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा कत्ल वारत हुई, बड़ा खून बहाया गया। कानपुर में बीबी घर का एक खास इतिहास है इस तरह का, जहाँ पे जो भी अंग्रेज औरतें बच्चे भी थे उनके भी बहुत कत्ल हुए, क्योंकि ये फौजी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे अंग्रेज सरकार के खिलाफ। कई एक कारण है, उनमें ना जाऊं तो बेहतर है। तो 1857 का वो विद्रोह कामयाब नहीं हुआ, उसके कई कारण थे। सुबह आज इन्होंने कपिल जी ने चर्चा की कि जो पंजाब के जो काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा थे, उन्होंने अंग्रेज का साथ दिया। और सिर्फ वही नहीं, एक्चुअली पंजाब में जो जितनी भी इलीट ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय की, वो राजभक्ति में विश्वास करती थी उन दिनों में, और राजभक्त थी। और क्योंकि 49 में अंग्रेज यहाँ पंजाब में आ गए थे, और अंग्रेज़ों की ये कोशिश थी किसी तरीके से कि यहाँ की जो एलीट है उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया जाए। और मुझे इतना सा याद है कि सिर्फ एक बाबा कैन सिंह बेदी शायद थे, कोई 78,000 एकड़ तो वैसे ही मुफ्त में उनको गिफ्ट दे दिया गया था, क्योंकि वो गुरु नानक की फैमिली से थे और उससे सरकार की बड़ी लेजिटिमेसी बन जाती। कई एक ढंग थे इस तरह के। नहीं तो लेकिन बात ये है कि वो सफल तो नहीं हुआ विद्रोह, और जब क्योंकि सफल नहीं हुआ तो अंग्रेजों ने जो इसके बदले में अत्याचार किया उसने सभी तरह के लिमिट्स को क्रॉस कर दिया, और बहुत सारे इलाकों में रास्तों के ऊपर लोगों के लाशें टांगी हुई नजर आती थी, और वो कहते थे कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को ये सबक मिल जाए कि जब वो हमारे खिलाफ विद्रोह करते हैं तो हम उनके साथ कैसा करते हैं। ये सारी जो कहानी है विद्रोह की, और विद्रोह के को दबाने के लिए जो अंग्रेजों ने किया, ये बहुत ही भयानक किस्म की क्रूरता की कहानी है। बहुत बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हुआ। अंग्रेज जो हैं वो इस वारदात को भूले कभी भी नहीं। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तानियों के मुकाबले में अंग्रेजों ने उस चक्र को बहुत ज़्यादा याद रखा, कहीं ज़्यादा। एम फॉस्टर का एक नॉवल था वो पैसेज टू इंडिया, उसमें कैरेक्टर है जो बताता है कि जो वहाँ से एम्प्लॉई भर्ती होके आते थे इंग्लैंड से, उनको ये कहा जाता था कि आप 1957 के विद्रोह की बात ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये जो ओरिएंटल लोग हैं इनकी मानसिकता किस तरह की है, ये कितने भयानक होते हैं, ये कितना खून खराबा करते हैं। और उसका डर ऐसा बैठा है कि हम इतिहास में देखते हैं कि 1900 शायद 15-16 के करीब एक स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक कमीशन बनाया, जिसमें जो हमारे डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस के, उन्होंने पॉलिटिकल ट्रबल एक किताब लिखी, और वो उसका फोकस ये था कि हमें ये डर है कि हिंदुस्तान के लोग उसी तरह का विद्रोह फिर करने की तैयारी करते रहेंगे। 97 में हमारे पास उदाहरण है महाराष्ट्र में, और 1907 में ख़ास करके इंग्लैंड में जो हमारे क्रांतिकारी गए हुए थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं, लाला हरदयाल हैं, मदन लाल ढींगरा हैं, विनायक दामोदर सावरकर हैं, इन्होंने विशेष करके गोल्डन जुबली मनाई उस विद्रोह की, ये कहकर
कि दिस वाज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और 1907 में उन्होंने मराठी में ये किताब लिखी, बाद में अंग्रेज़ी में 2 साल के बाद ट्रांसलेट भी हो गई। ये जो किताब है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसने पहली बार उस सारे विद्रोह को इस तरीके से पेश किया कि ये भारतीयों का आज़ादी का सबसे पहला बड़ा संग्राम था, जिसमें के हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हों, सभी के सभी शामिल थे। और ज़रूरत इस बात की है कि आज तो हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं, 50 बरस हुए हैं, पर अंग्रेज़ों को अगर भारत से निकालना है, अगर हिंदुस्तान ने आज़ाद होना है, तो उसका तो एकमात्र ढंग यही होगा कि उस तरह का विद्रोह दूसरी बार फिर हो। और उन्होंने जो अपनी किताब लिखी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, उसमें एक ऐसे पूरा है, ऐसे कह लीजिए इंस्पायरिंग राइटिंग है शहीदों के नाम पे। उसका नाम था ओ मार्टर्स, जिसमें लिखा है कि भाई जो जंग हमने 10 मई 1857 को शुरू की थी वो ख़त्म नहीं हुई, इट्स नॉट ओवर। ना ये 1908 के 10 मई को होगी, ना ही उसके अगले साल 10 मई को होगी। ये तब तक इस तरह का प्रयत्न चलता रहेगा जब तक हम उसको कामयाब करके अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल नहीं देते। और ये कहा कि जो डायमंड जुबली है 1917 में, उस वक़्त तक हम ये सौगंध लेते हैं, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एंड सो वी अवॉव दैट योर डायमंड जुबली ईयर 1917 shall not pass without seeing the resurging India making a triumphant entry into the world। हम दोबारा जीतेंगे, इस तरह का विद्रोह दोबारा करेंगे। ये जो पुस्तक है ये उस समय के क्रांतिकारियों के लिए एक बाइबल के समान है। हिंदुस्तान में तो एकदम बैन कर दी गई, लेकिन वो युग इस प्रकार का है जबकि बंगाल में ये जो पार्टीशन हुआ पहले बंगाल का, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी जद्दोजहद हुई। और इनकलाबी जो आंदोलन हैं, जो कॉन्स्पिरेसी केस हैं, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, और अरविंद घोष बड़े प्रोमिनेंट उसके लीडर रहे हैं। और बहुत सारे नौजवान लड़के जिन्होंने आइडिया तो उनका एक्चुअली अनार्किस्ट किस्म का है, उस समय के अंग्रेज़ों को टारगेट बनाना, ख़त्म करना। लेकिन एक बात जो धारणा हम बाल गंगा तिलक में देखते हैं और अरविंद घोष में देखते हैं, वो ये है कि हमारे नौजवानों को बाहर जा कर के मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हथियार इकट्ठे करने चाहिए, ताकि हम एक हथियारबंद इनकलाब यहाँ हिंदुस्तान में कर सकें। और इस तरह के नौजवान लोगों को स्पेशली बाहर भेजा गया, जिनमें कोई तारक नाथ दास हैं, जतेंद्र लाहिरी हैं, खान खोजे हैं। ये काफ़ी सारे लोग इंस्पायर करके बाहर भेजे गए। जापान के साथ ऐसी बात की गई, क्या आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तिलक जी का एक रूस के दूत के साथ एक इस तरह का वार्तालाप है कि क्या आप हमारे लोगों को आर्म ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो उस वक़्त ये धारणा बन रही थी कि अंग्रेज़ों को निकालने के लिए हमें हथियार बंद होना पड़ेगा और फौजी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ताकि उसी प्रकार का विद्रोह हम कर सकें जैसे 57 में हुआ था। अब ये है एक बैकग्राउंड कि ये जो जिसको गदर आंदोलन कहते हैं, ये इसी आधार पर बना हुआ एक आंदोलन है जो भारत से बाहर गए हुए प्रवासी लोगों ने कनाडा और अमेरिका की धरती पे जाके ऑर्गेनाइज किया। उसको ऑर्गेनाइज करने में लाला हरदयाल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम देखें जो पहले प्रधान बने इस गदर मूवमेंट के,
बाबा सोहन सिंह भकना, उन्होंने अपने गांव में एक पत्थर का एक मेमोरियल बनाया है जिस पे ये लिखा कि ये जो गदर आंदोलन है ये 3 प्रकार के लोगों की इकट्ठी कोशिश का नतीजा है। उन्होंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये पढ़ देता हूँ जो लिखा हुआ उन्होंने, कि ये मार्च 1914 में हिंदी मेहनत कशां, हिंदी जलावतन देश भगतां ते हिंदी विद्यार्थियां ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ इनकलाब करन दा। तो ये जो हमारे इनकलाबी नौजवान गए हुए हैं बाहर, और यहाँ से पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी गए हुए हैं, और एक तरफ बड़ी गिनती उन लोगों की है, ख़ास करके जो पंजाब से किसानों के बेटे बाहर नौकरी ढूंढने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए गए, एमिग्रेंट्स, प्रवासी। ये जो प्रवासी लोग गए हैं, ये किसानों के बेटे, बहुत बड़ी गिनती ऐसे लोगों की थी जो कभी स्कूल वगैरह नहीं गए थे, कोई शिक्षा का ना ढंग था वहाँ पे अवेलेबल, ना ही मौका मिल सकता था। इन्होंने जो वहाँ जाके देखा और जैसे माहौल में वहाँ इकट्ठे हुए और जो इनकी वार्तालाप हुई इनकलाबियों के साथ और विद्यार्थियों के साथ, उसके नतीजे के तौर पे इनके विचारों में पूरा कायाकल्प हुआ। इनकी जो सेंसिबिलिटी है, सोचने का ढंग है, ज़िंदगी का पर्पस क्या है, इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। वहाँ क्या था माहौल, वो इसमें कई एक बातें हैं और मानते हम ये हैं कि एक्चुअली एक इम्प्रॉबेबल किस्म का कंजंक्चर है ये, कि ऐसा माहौल है वहाँ पे जिस माहौल में ये आदमी जो किसान के बेटे किसानी करने वाले हैं या किसानी मजदूरी करने वाले हैं, जो या फौज में भर्ती हो सकते हैं सिपाही के तौर पे या किसानी कर सकते हैं, वो मजबूर होकर के बाहर के मुल्कों में गए, जैसे आज भी पंजाब के लोग बहुत जाते हैं, ताकि वहाँ जाके पैसा कमाया जा सके। इनमें से बहुत ऐसे हैं, बड़े लोगों से मेरी इंटरव्यूज़ हुई हैं, तो जैसे बाबा सोहन सिंह भकना हैं, उनके कोई 45 एकड़ के करीब ज़मीन थी, थोड़ी ज़मीन नहीं थी, लेकिन वो सभी के सभी मॉर्गेज हो गई थी, गहने पड़ी हुई, क्योंकि आपको पैसा चाहिए था कैश, आपने ज़मीन गहने रख दी। बहुत से लोग इस तरह के थे। तो ये लोग जो गए हैं, जो प्रेसिडेंट हैं भकना फॉर एग्जाम्पल, उनकी 2 माताएं थीं, क्योंकि पहली के बेटा नहीं हो रहा था। दोनों माताओं ने अपने एक अकेले बेटे को बाहर भेजा है, बेटा तुम वहाँ जाके मेहनत करके पैसा कमा के ले आ, ताकि अपनी ज़मीन जो गहने पड़ी है उसको छुड़वा सकें। तो ये जो लोग वहाँ पे गए थे, ये सारे के सारे अपने घर की आर्थिक मजबूरी के कारण पैसा कमाने के लिए गए थे, और कुछ एक वर्षों में उन्होंने हार्ड लेबर करके, ओवर टाइम करके पैसा कमाया भी बहुत। बाबा ज्वाला सिंह हैं जो ये बताते हैं कि मैं एक बार वहाँ पे 13 के करीब वैंकूवर से विक्टोरिया गया, तो मैंने देखा कि वहाँ लगभग 1/4 के करीब एग्रीकल्चर लैंड वाज ओन्ड बाय दीज पंजाबी माइग्रेंट्स। और एक आदमी को, राम सिंह धुलेतिया, तो इस तरह का था कि उसके पास $1,85,000 की जायदाद थी, बहुत मेहनत की थी। अब ऐसे लोग जो घर से तो इसलिए गए हैं ताकि वहाँ मेहनत करके पैसा कमा के वापस ले आएं, ताकि अपनी ज़मीन छुड़वाई जा सके,
वहाँ जाके उनका ऐसा काया पलट होता है कि वो ये कहते हैं पहले हमने देश को आज़ाद करवाना है, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। ये क्या घटना थी वहाँ पे जो कुछ हुआ। नंबर एक, मुझे ये नहीं मालूम टाइम मैं कितना लूँगा, कोई 20-25 मिनट मिल जाएंगे? ठीक ठीक। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो लोग यहाँ से गए हैं, अगर हम आज इमेजिन करना मुश्किल है कि 1905-6 में हमारे गांवों की हालत क्या थी। हमारे शहरों में जो बिजली आई है वो 50s में आई है, गांव में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टोटल अंधेरा, सूरज डूब गया तो बिल्कुल अंधेरा है, कोई सड़कें नहीं हैं, स्कूल भी नहीं है, और किसी ने कोशिश कर ली पढ़ाने की बच्चे को तो वो भाई जी जो गुरुद्वारे का है उसके पास भेज दीजिए, वो थोड़ा मोटा या पंडित जी सिखा देंगे या लिखना पढ़ना सीख जाएगा। तो ये लोग अपने घर से सिर्फ ये सुना हुआ है कि कनाडा में मेहनत के पैसे काफ़ी मिलते हैं। कितने मिलते हैं? यहाँ अखबारों में एडवर्टीजमेंट चलती थी और उनके ठेकेदार भी थे जो बताते थे क्या है। वो ये था कि वहाँ पे एक दिन की 10 घंटे की मजदूरी में आपको 2 या $2.5, डॉलर की कीमत थी उन दिनों में 2.5 रुपये के करीब, 2.5 रुपये का $1। तो आदमी ने सोचा कि ये तो 5 रुपये रोज़, और जब वो फौज में भर्ती होते थे तो उसकी तनख्वाह थी 9 रुपये महीना। फौज में भर्ती होने वाला भी अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता था, और अगर आप बाहर जाके पैसा कमाएं फिर तो बहुत पैसे कमा सकते हैं, और अगर हम पैसे कमा के ले आएँ तो अपनी ज़मीनें भी छुड़वा लेंगे और फिर अपना बाल बच्चों का बहुत बेहतर इंतज़ाम हो जाएगा। सपने उनके ये थे जिन स्वप्नों के साथ वो बाहर गए थे। वहाँ जाके क्या देखा कि इतना बड़ा कंट्रास्ट है। वो लिखते हैं कि ये तो ऐसे था जैसे नरक और स्वर्ग का भेद हो, कि नरक से आए हैं स्वर्ग में आ गए हैं। वहाँ देखा कि रात को भी 24 पूरे सारी रात रोशनी है, लोग काम भी कर रहे हैं, ट्रैफिक भी चल रहा है। सुबह सुबह बच्चे यूनिफॉर्म पहन के हंसते खेलते बस आ गई है, बैठते हैं, स्कूल जा रहे हैं। औरतें स्कर्ट पहनी हुई हैं, सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस जा रही हैं, और उनका चलने का ढंग, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उनको किसी किस्म का कोई भय नहीं है। तो वो देख के हैरान है कि ये तो बिल्कुल अलग किस्म की दुनिया है, कितनी तरक्की है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि इनकी तरक्की ऐसी क्यों है और हमारे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। हमारे यहाँ तो स्कूल कॉलेज है ही नहीं, हमारे यहाँ तो सड़कें हैं ही नहीं, हमारे यहाँ तो बल्कि फैमिन्स, अकाल पड़ते हैं, प्लेग बीमारी फैलती है और लोग मर जाते हैं, सैकड़ों की हज़ारों की गिनती में मर जाते हैं। हमारे यहाँ इतनी गरीबी क्यों है और यहाँ पे इतनी तरक्की क्यों है। अब जो यहाँ से इनकलाबी विद्यार्थी गए हैं और जो इनकलाबी दूसरे नौजवान गए हैं, बहुत से उनमें से इन मज़दूरों के साथ ही मिल में काम करते हैं, खेत पे काम करते हैं, छुट्टियों के दिनों में पैसा कमाने के लिए। विद्यार्थी को फीस देनी होती है तो पैसा भी कमाने की ज़रूरत होती है। जब ये सुमेल है इनका, उस सुमेल में ये सवाल पैदा होने शुरू हुए। सो पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए वो था क्वेश्चनिंग, वाई इज़ इट सो। हम गरीब क्यों हैं, हमारे यहाँ रोशनी क्यों नहीं, हमारे यहाँ सड़कें क्यों नहीं, हमारे यहाँ हमारी औरतें लड़कियाँ क्यों झेंपती हैं, डरती हैं, हम उनको घर में बंद रखते हैं, ऐसा वहाँ पे क्यों है, यहाँ पे इतनी आज़ादी कैसे है। तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि ये अमेरिका देश है, ये भी कभी ग़ुलाम था। यहाँ भी कॉलोनीज़ ने इकट्ठे होके इसी बरतानी साम्राज्य के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये आज़ाद हो गए।
अब ये आज़ाद हो गए हैं, इनकी अपनी सरकार है, इनका अपना धन है, और हमारे यहाँ बाहर की अंग्रेज़ों की सरकार है, और जो भी यहाँ का धन है, जो भी कुछ पैदा किया जाता है, वो बाहर लिए जाते हैं। और अगर यहाँ का कोई आदमी या तो किंतु करता नहीं, अगर करे तो फिर जेल में जाएगा। हमारे ऊपर साम्राज्य का राज है और ये लोग आज़ाद हैं। अब सवाल ये तो फिर क्या किया जाए? यहाँ तो लोग हमें कई तरह के इस तरह के कटाक्ष करते हैं, ये काले काले आ गए यहाँ पे गंदगी फैलाने के लिए। नेचुरली इनका रहने का ढंग तो अलग है, ये तो पैसा सेव करने के लिए हैं। 8-8, 10-10 आदमी एक घर में रहते हैं, तो इनको काला, डर्टी, गंदे आदमी नहाते नहीं हैं पता नहीं कितने दिन। आफ्टर ऑल उस तरह की सर्दी में लंबर मिल में काम करने वाला आदमी, जिसमें वो गीली लकड़ी का बुरादा सर में पड़ता है, उसको साफ करना रोज़ संभव नहीं है। तो कई तरह की बातें इनको कहा जाता है कि आप यहाँ आके गंदगी फैला रहे हैं हमारे मुल्क में। तो ये सोचते हैं जब वाकई ये तो बात तो ठीक है, मुल्क तो इनका है, अब हम क्या करें? तो सवाल यही है कि अगर हमने अपनी इज्जत कमानी है और उसी तरह से कॉन्फिडेंस से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी औरतें और हम लोग घूमें फिरें, अपनी तरक्की करें, तो सबसे पहली बात यह है कि अंग्रेज़ों की सरकार को निकालना होगा। तो वो कैसे निकाला जाए? कि और तो कोई ढंग नहीं है, वो तो हथियार बंद इनकलाब करोगे तो होगा। तो वहाँ पे जब इस बैठक में ये डिस्कशंस हो रही हैं, लाला हरदयाल बहुत दिग्गज किस्म के विद्वान थे, वो वहाँ पे पहुँचे हैं, इन सवालों के सारे जवाब दे रहे हैं। और जब ये सवाल उठता है तो क्या किया जाए, तो पहले तो ये है हमने लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना है, क्योंकि लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। एजुकेट करने के लिए क्या किया जाए? तो पहले तो एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया जाए, वो पंजाब की भाषा में, उर्दू में और पंजाबी में, और उसका जो वोकेबलरी है उसकी वो हो जो आम लोग समझ पा सकते हैं। तो अब सवाल आया कि ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? इतने फंड चाहिए, ये लो फटो, $5 मैं देता हूँ, $10 मैं देता हूँ। तभी से ये शुरू हो गया कि ठीक है आप काम शुरू को, कि लाला हरदयाल को कह दिया गया आप ही न्यूज़पेपर स्टार्ट करो। अब सवाल आया कि न्यूज़पेपर का नाम क्या हो? तो लाला हरदयाल कहते हैं गदर। अब किसी को मालूम नहीं है वो गदर क्या है। तो फिर वो समझाते हैं, क्योंकि ये जो किताब है सावरकर की, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें यही तो कहा गया है कि 1917 तक हम डायमंड जुबली बनाएंगे, यानी उस तरह का विद्रोह दोबारा करेंगे। जब लाला हरदयाल से पूछा गया कि हमें कितनी देर तैयारी करनी पड़ेगी, कहते यही 8-10 बरस। तो सवाल ये था कि 8-10 बरस हम मिलके यहाँ काम भी करेंगे, पैसा कमाएंगे, और साथ में इस प्रचार के द्वारा जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान से आए हुए, सब में जा के और इस अखबार के ज़रिए हम एक पॉलिटिकल एजुकेशन देंगे, उनको तैयार किया जाए इस काम के लिए। टाइम लगेगा उसमें। अब रिज़ल्ट ये हुआ कि जो भारत की सरकार है उसको तो पहले ही डर है। 1908 से सरकार ने ये फैसला कर दिया कि भारतीयों का कनाडा अमेरिका जाना बंद। पहले कनाडा का किया, बाद में 2 साल के बाद अमेरिका भी कर दिया। टोटल रिस्ट्रिक्शंस। अब ये जो पंजाबी लोग हैं यहाँ से गए हुए, वो ये समझते हैं कि हम तो अंग्रेज़ों के बहुत नज़दीक हैं, हमने तो सारी जंगों में इनका साथ दिया है, और हमको मार्शल रेस कहते हैं ये अंग्रेज़। और हम जब लाल उस वर्दी में पहन के चलते हैं, ये तो सारे यूरोप में उसका प्रोपेगेंडा करते हैं, देखो हमारे नौजवान फौजी किस तरह के हैं। तो हम तो इनके वफादार हैं, ये हमारा यहाँ आना बंद कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों है? तो ये जो सेंस है बिट्रेयल,
अच्छा, थैंक यू। ये जो सेंस ऑफ बिट्रेयल है कि ये फेयरनेस नहीं है, जो अंग्रेज़ कर रहे हैं वो गलत है। चीनियों को, जापानियों को बड़ी गिनती में वहाँ फिर परमिशन दी गई है, पर हमें रोका गया है क्योंकि अंग्रेज़ों की जो फाइल्स हैं, जैसे कपिल जी बात कर रहे हैं सीक्रेट फाइल्स, देखिए उन फाइलों में 1908 से लेकर लगातार ये चर्चा चल रही है, ये जो हिंदुस्तान के लोग कनाडा में जाके पहुंच गए हैं, ये अगर ये गोरे लोगों के साथ वहाँ पे काम करेंगे, और ख़ास करके जो वहाँ पे इनकलाबी मैक्सिको के, मिस्र के, रूस के, फ्रांस के वहाँ इकट्ठे हुए हैं, अगर इनमें भी वो जाग सी लग गई तो फिर बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा, इनका वहाँ जाना बंद करो। सो अंग्रेज़ों के मन में भी फिक्र है 1857 की बात रिपीट ना हो जाए, और ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि हमने वैसा करना है। तो ख्याल तो ये था कि हमें 8-10 बरस मिल जाएंगे, पर हुआ ये कि नवंबर 1913 में ये काम शुरू हुआ और अगस्त 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। धारणा ये थी कि जब जंग शुरू हो जाए वही मौका बेहतर होता है, क्योंकि फ़ौजी जो हमारे हैं वो बहुत सारे लोग यूरोप की जंग में शामिल होने के लिए बाहर जाएंगे, दैट इज़ द राइट टाइम। और हमारे वाकिफ़ वो हैं, कोई कहता मेरे चाचे दा पुत उत्थे हैगा, मेरी भूआ दा मुंडा उस रेजिमेंट हैगा, उन्होंने करो कॉन्टैक्ट। अब जंग जो शुरू हो गई तो सवाल ये है कि हमारी तैयारी तो है नहीं, हम क्या करें। बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद उस बैठक में थे जहाँ बड़ा भारी जलसा हो रहा है स्टॉकटन में, जहाँ ये डिस्कशन हो रहा है हम क्या करें, क्या इस वक्त हम विद्रोह के लिए हिंदुस्तान वापस जा सकते हैं, जाना चाहिए। आधे लोग कहते हैं कि हमारी तैयारी तो है नहीं, हमारे पास हथियार भी नहीं है, और आधे ये कह रहे हैं भाई दोबारा आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा, हम इतनी इंतज़ार नहीं कर सकते। फैसला हो गया कि चलो रास्ते में धन इकट्ठा करो, जो जो आपके पास है, सब ने पैसे इकट्ठे किए, हथियार ख़रीदो और हिंदुस्तान चलो। हज़ारों की गिनती में कम से कम 3000 लोग तो वो थे जो इस इन्फ्लुएंस के नीचे हिंदुस्तान में आ गए, यहाँ फ़ौजी विद्रोह करने के लिए, ताकि यहाँ की फ़ौजी छावनियों में जा कर के उनके साथ ताल्लुक़ बनाया जाएगा। कोशिश की। एक तो ये है कि क्योंकि ये खुलेआम बात करते थे, तो कलकत्ता पहुंचने के ऊपर जो बंदरगाह में पहुंचे तो सारे के सारे जो लीडर हैं मेन, वो तो सरकार ने गिरफ्तार कर लिए पहले ही। बहुत कम लोग रह गए, उन्होंने पूरी कोशिश की, जिनमें करतार सिंह सराभा का नाम आप रोज सुनते हैं, विष्णु गणेश पिंगले हैं। सर, may I request you kindly conclude it. I mean, you are so knowledgeable that you can speak continuously मैं for 1 सिर्फ week. इससे इतनी बात कह दूं कि वो जो विद्रोह है सफल नहीं हुआ, और मुकदमे चले, बहुत बड़ी गिनती में कुर्बानियाँ हुई, कम से कम 150 के करीब तो आदमी ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 46 को तो फांसी हो गई थी, बाकी फ़ौजों के लोगों को गोली मार दी गई। 70 के करीब आदमियों को काले पानी अंडमान जेल में, और कोई 250 के करीब और दूसरी जेलों में भर्ती हुए। बड़ी भारी कुर्बानी है। तो वैसे तो ये जो मिलिट्री प्रोजेक्ट था वो तो फेल हो गया, लेकिन इसका जो कल्चरल इम्पैक्ट है वो वेरी वाइड एंड डीप। इसी का असर है कि गोविंद बिहारी लाल हरदयाल के बहुत नज़दीकी थे, उनके साथ एक वाइस रॉय के पॉलिटिकल एडवाइज़र और होम मेंबर के साथ बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ये जो जलियांवाले बाग में घटना हुई है, ये तो आपके गदर प्रोपेगेंडा के कारण हुई है। आपने अंग्रेज़ सरकार के ओहदेदारों को, ऑफिसर्स को इतना ज़्यादा डरा दिया था कि दे वर पैनिक स्ट्रिकन। और डायर की जो इंटरव्यू है हंटर कमेटी के सामने खासकर, उसमें ये बात बिल्कुल नज़र आती है कि वो इतने घबराए हुए थे, और मेरे पास बहुत डिटेल्स हैं एक्चुअली, कि वहाँ अमृतसर की छावनी में जो फ़ौजियों की औरतें थीं वो अपने बच्चे को छाती से लगा करके आंसू बहा रही थी कि यहाँ विद्रोह हो जाएगा।
वैसा ही होगा जैसे कानपुर में हुआ था, यहाँ भी कत्लो गारत होगी। डायर के मन में भी इसी तरह का भय था, और जो उसने जलियांवाला बाग में किया, शायद उसकी तह में ये जो पैनिक है, डर है, ये उसका कारण बना। भगत सिंह के कहते हैं कि मेरे ऊपर जो प्रभाव है वो गदर पार्टी का है, और मैंने दुनिया भर की और मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है, पर मुझे कोई एक मूवमेंट ऐसी नहीं मिली जो इतनी स्पष्ट है अपने ध्येय के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि हम आज़ाद होकर के हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। और जब जो ट्रायल हुआ, करतार सिंह सराबा को पूछा गया कि आपने झंडे के लिए कपड़ा इकट्ठा किया है, कहते हाँ जी। तो ये तीन रंग क्या थे? कहते लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। उसकी अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें करतार सिंह सराबा ये कह रहे हैं 3 रंग जो हैं, यहाँ के लोग तो कहेंगे हिंदू, मुसलमान और सिखों के रंग को इकट्ठा किया गया है। उसने कहा दिस मीन्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। हम ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें धर्म का बहुत बखेड़ा नहीं होगा, हम लोग सब भाई भाई हैं। उन्होंने पूरी कोशिश ये की कि हम धर्म के झगड़ों में ना पड़ें, इकट्ठे होकर रहें, और ऐसा समाज बनाए जहाँ विद्या काफ़ी हो जाए, स्कूल खोले जाएं, बराबरी हो, जस्ट फाइनल बस। तो और उसके बाद जैसे कपिल जी ने बात की कि सिर्फ ये नहीं कि भगत सिंह की नौजवान भारत सभा और उसका जो सारा प्रयास था, उसके बाद INA और नेवल रेटिंग्स की स्ट्राइक, ये भी इंस्पायर हुई थी। और रास बिहारी बोस तो गदराइट ही थे जिन्होंने पहले जाके वहाँ पे NIA कायम की। तो इसका जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, हम पंजाब में ये देखते हैं कि उसी की वजह से शायद ख़ास करके सिख समुदाय को उतनी ऑर्थोडॉक्सी से दूर रखने में इस गदर आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के जो कीर्ति किसान मूवमेंट है, कम्युनिस्ट मूवमेंट है, सबके ऊपर पेजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट थी, गदर पार्टी का काफ़ी प्रभाव रहा। वो उस आंदोलन, जो फौजी विद्रोह करने में तो सफल नहीं हुए, लेकिन उनका जो सांस्कृतिक सभ्याचारिक प्रभाव है वो इतना गहरा है कि कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट पंजाब की ऐसी नहीं है जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो। और विशेष करके जो फौजी कोशिश थी INA वाली और नेवल रेटिंग्स वाली, उस पर तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव लगता है। मुझे बंद ही करना पड़ेगा क्योंकि बात बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर इंटेलिजेंस। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर पुरी। In fact, I was so wondering that Kumat Diwan and her association definitely needs to be applauded for one thing, that she has accumulated the Wikipedias over here. Whether one talks of Harish Puri, I have the privilege of knowing him since 1977. Or one talks of Kapil, I mean, who has been a very dear senior colleague of mine in IGNOU. We have worked together for almost 2.5 decades. So this credit goes to you, ma'am, for having such people for participation in this seminar over here. Before we move on to the next speakers, in keeping with the scholastic impressions of Professor Harish Puri on the topic of Gadar movement, because this is a single topic in this particular session, and then we have this Krantikari Punjab. So it is open for any kind of the queries or some additions or something which you would like to have it over here, because I know that it is really a privilege to sit by his side. He is not directly my teacher, but I have always revered him as a teacher, right? So it is open to you for anything you want to say about, or you want to have some doubts in your mind which you would wish to be clarified by the scholar we have over here. Over to you, anybody. Nothing, yes. Yeah, sure, welcome. As you said, there was a fear. Fear was created in the mind of the British people, the General Dyer. That fear prompted him to take action what he did. So in case he just want to justify his action to that effect, given with the fear in his mind, he took that, the fear which was created maybe falsely, or maybe this was not good. So it would be... This is the thing.
since we want that, so the fact should come on this thing. So who is the person who said this thing that a fear was created in his mind, and maybe the families of the Britishers, those who were living in the Chhavni, that they are going to revolt and the revolt is going to happen and they are going to attack the families. So that fear created this kind of a massacre. This I want to please clarify. एक्चुअली ये कोई इसको जस्टिफिकेशन तो किसी लिहाज से ही कहा नहीं जा सकता. एक्चुअली दिस टेल्स यू कि जो हमारे शासक हैं, अगर शासक आम लोगों से डरा हुआ हो तो उसके पास हथियार तो बहुत है और अंदर से वो डरा हुआ है, तो ऐसा शासक बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिसके पास हथियार तो बहुत है पर अंदर से वो डरा हुआ है आपसे. हमारे यहाँ ये कहा प्रोफेसर नौचल जो सज्जन जी ने पूछा, इसी से संबंध रखते हुए आगे बढ़ाते हुए, ये जो डर की बात है कि लोगों में, हिंदुस्तान के लोगों में डर बहुत भरा हुआ था और हिंदुस्तान के लोगों का ये जो डर था, जनरल डायर था हिंदुस्तानी का भाई, अंग्रेज तो कलर से था, अन्यथा वो हिंदुस्तानी था, पंजाबी था, पैदाइशी पंजाबी, यही रहने वाला, यही पढ़ने वाला. हमारे यहाँ जब भी किसी तरह का झगड़ा होता है या किसी तरह से हमें किसी को बोलना पड़ता है कि ठीक से काम करो या तमीज से काम करो या गलत काम ना करो, तो हिंदुस्तान के लोगों के दिल में बहुत दर्द फैलता है. अभी कुछ ही समय पहले योगेंद्र यादव ने एक एनडीटीवी के डिस्कशन में कहा था कि आप ज्ञानवापी वाले इशू को छोड़ दो, क्योंकि 2052 में मुसलमान आपके साथ क्या करेंगे आपको क्या पता. इस तरह का डरना मेरे ख्याल से हमें इस डर को फैक्टर इन नहीं करना चाहिए. बार बार हर चीज को डर के हिसाब से देखना कोई ठीक बात नहीं. मेरा मतलब तो ये है कि अंग्रेज सरकार कितनी डरी हुई थी. मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, अंग्रेज सरकार के डर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा ना कि जनरल डायर हिंदुस्तानी था, पंजाबी था, पंजाब में पैदा हुआ था, पला पढ़ा सभी कुछ पंजाब में था. अगर आप मुझे, अगर मैं आपको 1-2 मिनट देंगे मुझे. खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल थे बातिन साहब, उनके अपने लेटर्स हैं अपनी वाइफ को लिखे हुए कि आज मैं अमृतसर की छावनी में गया था, वहाँ जो अंग्रेज़ औरतें हैं उनमें वो अपने बच्चों को छाती से लगा करके आंसू बहा रही थी और 400 के करीब लोग अमृतसर छावनी से फोर्ट में शिफ्ट किए गए 2 दिन पहले. वो कहता कि मैं हैरान हूँ. और उसने एक और बात कही जो बड़ी कमाल की है. वो कहता मैं एक डिस्कशन में, इन ऑफिसर्स की डिस्कशन हो रही थी, उसमें गया तो मैं कहता चौकन्ना रह गया कि एक आदमी कह रहा है कैन बी नॉट बम्बार्ड अमृतसर. अब जो यहाँ तक सोच रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि गदर की वजह से, कि जैसा वहाँ पे कानपुर में हो गया था, और पिक्चर इस तरह की बनाई गई कि जो ओरिएंटल्स हैं जब ये गुस्से में आते हैं सरकार के खिलाफ तो फिर कत्लो गारत करते हैं, ये तो हमारा बिल्कुल नाश कर देंगे. ये जो डर है अंग्रेज़ों में, मैं समझता हूँ कि काफ़ी सिग्निफिकेंट फैक्टर था. चाहे वो ओडवायर है, ओडवायर की आप राइटिंग देखिए, जितना एक्सेसिव उसने पावर एक्सरसाइज किया, वो तो लाहौर कॉन्फ्रेंस केस में 24 आदमियों को फांसी लगा रहा था. जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी प्रोफेसर हरीश पुरी जी का, इतने अच्छे गदर पर उन्होंने अपनी बात सामने रखी कि उनको हम एड नॉजियम सुन सकते हैं.